Hello students, welcome you in BSc second year class फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स में माइकलसन मॉडल इंटरफेरोमीटर ये आज का लेक्चर है। इट्स माय 34th लेक्चर इन मैथमेटिकल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, किस तरह से हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से फिर जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर पहुंचते हैं। सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ते रहे, लेकिन प्रकाश की गति की अगर हम बात करते हैं तो वहां सामान्य आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जाते हैं, लेकिन उसके कारण अगर हम देखते हैं तो ये माइकलसन मॉडल इंटरफेरोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। विद्यार्थियों, हमने ये बताया था आपको कि एक कल्पना की गई थी कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर है और ये ईथर माध्यम एक ब्रह्मांड में पूरे में सर्वव्यापी स्थिर माध्यम इसको लिया जा सकता है। ऐसे ही हमारी अर्थ है पृथ्वी। अगर हम ये कहें कि प्रकाश का वेग अर्थ के सापेक्ष हो तो ईथर या अर्थ के सापेक्ष प्रकाश के वेग को देखा जाए तो प्रकाश के वेग के साथ में पृथ्वी का वेग इंक्लूड हो सकता है या उसको सबट्रैक्ट भी किया जा सकता है, और ये अलग अलग केसेस में अलग अलग रूप में होगा। इसको हम माइकलसन मॉडल व्यतिकरण मापी के इस प्रयोग में देखते हैं। पिछले सालों में माइकलसन व्यतिकरण मापी ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था। एक्सपेरिमेंट तो वही है कि जैसे मान लिया जाए यहां ये एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है और इस एक वर्णीय प्रकाश के स्रोत में से उत्पन्न प्रकाश के पथ में हम एक पार्शियली सिल्वर्ड प्लेट लगाते हैं और ये प्लेट हम इसमें 45 डिग्री पर रख देते हैं। ये पार्शियली पॉलिश्ड है P1 प्लेट, आंशिक रूप से इसको हमने पॉलिश किया है, रेस्पेक्ट किया है। तो इससे कुछ प्रकाश इसमें से पार हो जाएगा और कुछ प्रकाश का यहां से परावर्तन होगा जो ऊपर की ओर है। चूंकि ये 45 है तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो 90 डिग्री पर ऊपर की ओर होगा। ये इस पार्शियली पॉलिश्ड प्लेट का कार्य होगा। इस पार्शियली पॉलिश्ड प्लेट से ठीक L डिस्टेंस पर हम एक मिरर रख देते हैं, दैट इज M2 मिरर। 100% पॉलिश्ड है, ये पार्शियली पॉलिश्ड प्लेट है और ये 100% मिरर। इसका मतलब, और इसको 90 डिग्री पर रखा गया है, ये 90 डिग्री। तो यहां से जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश सीधा इससे वापस परावर्तित हो जाएगा। एक जितनी दूरी ये रखी जाती है L, एग्जैक्टली इतनी ही दूरी पर हम यहां पर भी एक मिरर लगा देते हैं, ये M1 मिरर। ये भी प्रकाशीय पथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, और यहां से भी प्रकाश
वापस परावर्तित होता है। प्रकाश का प्रकाशीय पथ इस कांच माध्यम में एक समान रहे, इसके लिए एक प्लेट और लगा दी जाती है जो इसके बिल्कुल पैरेलल होती है, इसके एक समान मोटाई की होती है, लेकिन ये 100% पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, 100% ट्रांसपेरेंट प्लेट, पारदर्शी प्लेट। तो प्रकाश में किसी भी तरह की तीव्रता को ये रुकावट उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन प्रकाश के प्रकाशीय पथ को म्यू माध्यम में बैलेंस कर देगी, क्योंकि जितनी मोटाई इसकी उतनी ही मोटाई इसकी। और ये परावर्तन जो होगा वो इसमें नीचे वाले इस सिरे से होता है, तो यहाँ से ये वाला सिरा ही इसका पॉलिश किया हुआ होता है। तो चूंकि प्रकाश जब यहाँ से चलेगा एक वर्णीय प्रकाश रूप से, तो ये यहाँ तक जाएगा इसमें अंदर, और ये तो सीधी चली जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी, ये इसमें से यहाँ से परावर्तित होकर के ऊपर जाएगी, फिर वापस इसमें से निकल के नीचे आएगी। इसी तरह से ये वाली प्लेट भी जब 2 बार इसमें चली गई म्यू माध्यम में, तो ये इसमें जाते में और एक बार इसमें आते में 2 बार इसको कवर कर लेगी। इसका मतलब ये दोनों ही, ये वाली जो किरण है, किरण नंबर 2 और ये किरण नंबर 1, ये दोनों का प्रकाशीय पथ म्यू माध्यम में बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर हम टेलीस्कोप लगा देते हैं, टी टेलीस्कोप, दूरदर्शी, जिससे कि हम प्रकाश के व्यतिकरण को देखते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां तक का एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स में पढ़ा है। अब इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर देखना चाहें, तो चूंकि हमारा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पृथ्वी पर सेटअप है, लेबोरेटरी में है और लेबोरेटरी पृथ्वी पर स्थित है, और पृथ्वी एक नियत वेग से गतिमान है जो सूर्य के चारों ओर गति करती है। इसका रेखीय वेग, पृथ्वी का रेखीय वेग v = 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से ये पृथ्वी का वेग है, और पृथ्वी के साथ साथ ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी गति करता है। तो जब पूरा एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, इस स्थान से प्रकाश चलना शुरू करेगा, L दूरी ये यहां तक चलेगा, लेकिन जब तक ये L दूरी ट्रेवल करेगा, विद्यार्थियों यहां पर आप अच्छे से समझ लें कि जब तक ये L दूरी यहां तक ट्रेवल करेगा, पृथ्वी के इस विवेग से ये पूरा एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, तो ये दर्पण भी आगे पहुंच चुका होगा, और मान लेते हैं कि ये दर्पण इतना आगे पहुंच गया है, ये हम मान लेते हैं M2' इस दर्पण की नई स्थिति होगी। तो ये जो प्रकाश की किरण यहां पर जाकर के टकराती, अब उसको यहां तक चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, विवेग से गति कर रहा है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट पृथ्वी के वेग के साथ में विवेग से गति कर रहा है। इस विवेग से गति करने के कारण M2 दर्पण भी गति करके M2' पर पहुंच गया, इसने एक अतिरिक्त दूरी ट्रेवल कर ली, और जब ये यहां से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरण यहां तक आएगी, तब तक ये P1 प्लेट भी आगे बढ़ चुकी होगी, और मान लेते हैं इस P1 प्लेट की नई स्थिति अब ये बन जाती है P1', ये स्थिति। तो जब प्रकाश इधर जाएगा, तो इसका वेग पृथ्वी के वेग के सापेक्ष प्रकाश का वेग c-b होगा, और जब प्रकाश इधर आएगा तो इसका वेग c+v। ये आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि दोनों प्रेक्षक, स्रोत और श्रोता, दोनों की गति एक ही दिशा में है, तो आपेक्षिक वेग c-v, और दोनों की गति अपोजिट डायरेक्शन में है तो c+v। ये गतियां होंगी। अब चूंकि प्रकाश यहां से यहां तक पहुंचता है, तो ये आगे पहुंच चुका होगा, और फिर वापस आएगा तो ये प्लेट P1 भी यहां पहुंच चुकी होगी। इसी तरह से जब ये प्रकाश L दूरी ट्रेवल करके, ये L दूरी ट्रेवल करके यहाँ M1 दर्पण पर जाएगा, तब तक M1 दर्पण भी आगे बढ़ चुका होगा,
और ये हम मान लेते हैं m1 दर्पण की नई स्थिति m1 डैश हो जाए। तो प्रकाश को अब गति करने की अब पथ इस तरह का पथ होगा और यहां से लौट के फिर ये वापस इस तरह से आएगा। ये प्रकाश का अब नया पथ हो जाएगा, इस दिशा में ये जाएगा और इस दिशा में ये आएगा। तो ये प्रकाश का नया पथ हो गया। और यहां से एक मैं लंब डाल देता हूं, ये केवल लंब है और ये लंब इसको यहां एन पॉइंट पर काटता है। तो ये स्वाभाविक है कि ये जितनी दूरी यहां से ये दूरी होगी उतनी ही दूरी ये वाली, ये L दूरी होगी, यानी कि ये मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को N और इसको मैं मान लेता हूं M। तो MN का मान होगा L। तो ये मेरे पास में एक फिगर है। प्रकाश इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, एक्सपेरिमेंट विवेक से गति कर रहा है। तो ये m1 दर्पण m1 डैश पे नई पोजीशन पहुंच जाएगा। तो प्रकाश की गति यो हो जाएगी और यहां से फिर ये यूं जाएगी, तो ये p1 डैश प्लेट से टकराएगा और उसके बाद में ये जो दूरदर्शी है ये दूरदर्शी भी आगे पहुंच चुका है। तो ये प्रकाश का की गति का एक निरूपण होगा। और अब इस निरूपण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा टेलीस्कोप है वो टेलीस्कोप भी इस जगह पर पहुंच चुका होगा। ठीक है, जो यहां पर मैंने लगाया था तो ये प्रकाश की गति के कारण ये भी यहां पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि एक तो प्रकाश की गति हॉरिजॉन्टल और एक प्रकाश की गति वर्टिकल, ये देखें अपन दोनों दिशाओं में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रकाश की गति में लगा समय, इसको मैं मान लेता हूं ये 2 लिया है तो t2, और इसको मैं इधर m1 ले रहा है तो इसको t1 टाइम ले लेते हैं। तो यहां से मैं ये कहूं कि t डैश टाइम तो यहां तक लगता है और t डैश इधर का लगता है, तो t1 इज इक्वल टू ट्वाइस t डैश, क्योंकि t1 समय जाने का और t1 समय आने का। t डैश ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि विद्यार्थी इधर की गति तो है ये विवेक से, विवेक की गति है और इस विवेक की गति में t डैश समय लगता है, तो ये t डैश समय हो गया। तो ये दूरी तो हो गई v t डैश, यहां तक की ये दूरी v t डैश। इसी तरह से ये वाली दूरी ये भी v t डैश होगी, ये दूरी l, ये दूरी, तो ये v t डैश, ये l और ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ये पथ हो जाएगा इसका। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं O बिंदु, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर पाइथागोरस से। तो ये OM स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस O प्लस MN स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये प्रकाशीय पथ एक तो यहां से यहां तक का और इधर का जो पथ होगा उसको अपन डबल कर लेंगे। तो यहां तक का ये समय हम यहां से निकाल के देखें कि ये समय कितना आएगा। तो ये मेरे पास में आएगा v, ये ON दैट इज ON, ये v t डैश स्क्वायर प्लस MN ये दैट इज L, ये डिस्टेंस OMN स्क्वायर की वैल्यू होगी। चूंकि इधर ये यहां से यहां तक का समय लगता है t डैश और ये t डैश समय प्रकाश के लिए लगता है, प्रकाश का वेग होता है c, तो ये इस दूरी को ट्रेवल करने में लगा समय होगा c इंटू टी डैश। तो ये c टी डैश, यहां से c स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, मीन्स टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर v स्क्वायर।
इट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर द रूट सी स्क्वायर वी माइनस वी स्क्वायर, ये मान होगा। और इसलिए T1 इज इक्वल टू T1 is equal to twice T dash, means T dash is equal to twice L upon C square minus V square की पावर 8। ये वैल्यू होगी T1 की वैल्यू, नॉट T dash, इट इज T1। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम। वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है, केवल समझने की बात है। ये आएगा और ये वैल्यू होगी ट्वाइस एल अपॉन, यहां से मैं सी स्क्वायर को इसमें से बाहर लेना चाहूं, अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो जाएगा ट्वाइस एल अपॉन सी इंटू, ऊपर हम इसको ले जाते हैं तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। इधर लिख देते हैं नीचे, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं। सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एल अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -12। ये अब चूंकि बाइनोमियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस और भी टर्म आएंगी, और जो और टर्म आएंगी उनमें वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के हायर पावर्स आएंगी, और ये हायर पावर्स में V4 अपॉन C4 की का मान होता है 10 की पावर 8 का 4, तो ये 10 की पावर 32 हो जाएगा 32। तो ये एक बहुत कम संख्याएं आगे आएंगी, इसलिए उनको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो ये इधर आ जाएगी पावर, और ये वैल्यू हो जाएगी 2l अपॉन सी इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये समीकरण 1। सो इट्स द वैल्यू ऑफ T1, यानी कि ऊपर जिसकी दिशा में लंबवत दिशा में गति में लगा समय होगा ये T1। T1 इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं मैं, T1 इज इक्वल टू 2l अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर की पावर सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये तो विद्यार्थियों लंबवत दिशा में L दूरी ट्रेवल करने में, L दूरी जाने में और L दूरी आने में लगा समय। अब इसी तरह से पृथ्वी की गति की दिशा में L दूरी ट्रेवल करने में, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, दैट इज T2 इज इक्वल टू, ये जाने का समय हो जाएगा L अपॉन अपेक्षित वेग, इस दिशा का अपेक्षित वेग c माइनस वी, और इस दिशा का अपेक्षित वेग c प्लस वी, तो L अपॉन सी माइनस वी, प्लस वापसी का समय L अपॉन सी प्लस वी। ये टाइम होंगे जाने का समय, दर्पण M2 तक पहुंचने का समय, और दर्पण M2 से लौटकर वापस प्लेट तक आने का समय। ये दोनों समय हो गए। इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा L कॉमन C प्लस V प्लस C माइनस V, एलसीएम C माइनस V इंटू C प्लस, ये V कैंसिल हो गया, ट्वाइस C इंटू L, ट्वाइस C L अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस C L अपॉन C स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, और ये एक C यहां से कैंसिल, और ये हो जाएगा 2L अपॉन C इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, और ये भी हम उसी तरह से खोल देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, दैट इज
2l/c इंटू 1 माइनस तो ये है ये और माइनस ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक और लंबवत दिशा का समय और दूसरी ओर प्रकाश के वेग की दिशा का। सो यू हैव दीज टू टाइम्स t1 एंड t2। इसलिए समय अंतर यानी कि समय में लगा अंतर, समय अंतर, क्योंकि इधर भी प्रकाश ने l दूरी जाने में ट्रेवल की है और l दूरी ही आने में ट्रेवल की है, यानी कि जाना और आना। इसी तरह से लंबवत दूरी इधर भी l दूरी जाने में और l दूरी आने में, दोनों दूरियां ये ट्रेवल। तो दूरी तो समान है लेकिन समय में अंतर देखते हैं अपन। समय में अंतर कितना आता है, डेल्टा टी इज इक्वल। तो वैसे अगर सीधा सीधा देखा जाए तो समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल दूरी ही ट्रेवल हो रही है, ऊपर भी और नीचे भी प्रकाश है, एक ही स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन समय में अंतर देखते हैं कि समय में अंतर आता है या नहीं आता है। तो दैट इज t2 माइनस t1, और t2 की वैल्यू है ट्वाइस l/c इंटू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस t1 इज इक्वल टू 2l/c इंटू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने सब्सटीट्यूट की और इन वैल्यूज को अब मैं इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 2l/c कॉमन इंटू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ये 1 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 2l/c इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कॉमन भी आ गया इन दोनों में से, और ये आएगा 1 माइनस हाफ, दैट बिकम्स हाफ। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2l/c इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। विद्यार्थियों, हम ये देख रहे हैं कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समय में अंतर आया है। एक बार प्रकाश एक दिशा में एल दूरी ट्रेवल कर रहा है जाने में और एल दूरी वापस लौट के आने में। प्रकाश इस दिशा में एल दूरी ट्रेवल कर रहा है जाने में और एल दूरी आने में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच का समय में अंतर आ रहा है। तो इस समय में अंतर आने के कारण पथांतर का मान हम ये देखें, और पथ में अंतर, चूंकि ये समय है तो पथांतर इज इक्वल टू पथ, ये प्रकाश का वेग c इंटू डेल्टा टी, मीन्स इट इज l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू c, ये c से मल्टीप्लाई किया तो ये c स्क्वायर। पथांतर x इज इक्वल टू हमें मिला है x इज इक्वल टू l इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पथांतर का मान प्राप्त हुआ, लेकिन अभी ये पथांतर पूरा नहीं है। विद्यार्थियों, चूंकि दूरदर्शी हमने रखा है और इस दूरदर्शी से व्यतिकरण प्रतिरूप को हम देखते हैं, और इस व्यतिकरण प्रतिरूप को पूरे को अगर हम एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री से घुमा दें तो जितना x एक दिशा में पथांतर आया है उतना ही x 90 डिग्री पर घुमाने पर मिलेगा, यानी कि नेट पथांतर जो आएगा, नेट पाथ डिफरेंस, इट इज 2x इज इक्वल टू 2lv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होगा। और ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है n, देन n इज इक्वल टू, n मीन्स नंबर ऑफ फ्रिंजेज, क्योंकि यह जब हम घुमाएंगे इसको तो जितनी फ्रिंज शिफ्ट होंगी और उन शिफ्ट होने वाली फ्रिंजों की संख्या ये n,
तो n इज इक्वल टू यहां से 2l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू लैम्डा। ये फ्रिंजों में शिफ्ट है फ्रिंज विस्थापन। ये फ्रिंज विस्थापन क्रिएट होता है जबकि पूरे एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री से घुमा दिया जाता है। अब मैं कुछ डाटाज इसमें सब्स्टिट्यूट करूं कि माइकलसन व्यतिकरण मापी में हम n इज इक्वल टू ले लेते हैं 11 मीटर, यानी कि प्रकाश को प्लेट P 1 से 11 मीटर पृथ्वी के क्षैतिज तल में और इसके लंब तल में भी 11 मीटर है। v पृथ्वी का वेग है, रैखिक वेग v इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। मैंने शुरू में ही बताया आपको। c हम जानते हैं, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड एंड लैम्डा इट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ये ले लेते हैं बीच का है, यानी कि येलो लाइट है, और ये हो जाएगी 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर। ये लैम्डा, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इसका स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। इट बिकम्स 0.37। फ्रिंज शिफ्ट 0.37 है, यानी कि ये आया 37%। विद्यार्थी, माइकलसन व्यतिकरण मापी में एक बार मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, और इसमें ये फ्रिंज विस्थापन आया है कि ये विस्थापन किस तरह से क्रिएट होता है। एक बार मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको फिर से एक्सप्लेन करके फिर बताऊं, चूंकि हमने मैथमेटिक्स सब कुछ कर लिया है इसको, तो इसमें ये सब क्यों क्रिएट हो रहा है कि मेरे पास में यहाँ प्रकाश का एक स्रोत है S। इस एक प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है, एक ही स्रोत। इसको मैं आयाम के विभाजन से दो भागों में बांट लेता हूं, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। यहां पर पार्शियली पॉलिश्ड प्लेट हम P1 लगा देते हैं। P2 प्लेट का काम तो केवल पाथांतर को बैलेंस करने के लिए होता है, उसका और कोई काम नहीं होता। प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, कंपनसेटरी प्लेट कहते हैं उसको। एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, यहां इसमें एक मिरर M2 मिरर लगा दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट गति कर रहा है, एक्सपेरिमेंट के साथ 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 यहां से जब प्रकाश गति करके यहां तक पहुंचेगा तब तक ये दर्पण आगे बढ़ चुका होगा। इस दिशा में प्रकाश का वेग c माइनस v होगा, जो कि सामान्य सापेक्षिकता के सिद्धांत से। जब ये दर्पण यहां पर पहुंच चुका होगा तब तक ये प्लेट भी आगे बढ़ चुकी होगी, और जब यहां से प्रकाश लौट के आएगा तो प्लेट और भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये P1 डैश की नई स्थिति है। इस दिशा में प्रकाश का वेग होगा c प्लस v। तो यहां का समय हम लेते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस तो l ही, तो l डिस्टेंस जाने की, तो लगा समय l बटे वेग c माइनस v, प्लस एक्चुअल डिस्टेंस l आने की, तो लगा समय l अपॉन c प्लस v। और इसको हल करने के बाद में हम निकाल लेते हैं t2 समय। तो ये तो t2 समय कैलकुलेट किया जो हमने अभी अभी किया। दूसरी चीज इस एक्सपेरिमेंट में कि ऊपर वाला जब गति करेगा ये ऊपर की दिशा में, तो जब ये ऊपर M1 दर्पण से जाके टकराएगा तब तक M1 दर्पण यहां पहुंच चुका होगा, तो प्रकाश का वेग इधर हो जाएगा। और जब M1 दर्पण यहां पे है और यहां से गति करके नीचे आएगा तो ये P1 प्लेट तक पहुंचेगा, तो ये इधर। तो यहां का ये t डैश समय और इधर का t डैश समय, इधर का वेग c और इधर का वेग c, तो ये दूरी हो जाएगी ct डैश, ये दूरी ct डैश। संपूर्ण एक्सपेरिमेंट विवेक से गति कर रहा है, तो यहां पर ये जो दूरी होगी ये vt डैश, और ये दूरी l है।
पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ टी डैश निकालेंगे, टी डैश जाने का, टी डैश आने का समय, वो t1 हो जाएगा। और दोनों t1 और t2 समय ज्ञात करने के बाद उनको घटा करके समयांतर निकालते हैं और उसके बाद में पथांतर, और पथांतर से फ्रिंज शिफ्ट को हम देखते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री से घुमा दिया जाता है। और जब 90 डिग्री से घुमाते हैं तो ये फ्रिंज में शिफ्ट होता है। विद्यार्थियों, 90 डिग्री से घुमाने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को मरकरी में करते हैं और मरकरी में एक्सपेरिमेंट को स्मूथली 90 डिग्री से घुमा देते हैं। तो हमारे पास में फ्रिंजों में विस्थापन 37% आया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये विस्थापन का मान किसी भी सूरत में 1% से ज्यादा नहीं होता, यानी कि n का मान लगभग 0.01 होता है, न कि 0.37। तो ये तो विद्यार्थियों एक बहुत अंतर हो गया कि फ्रिंजों में विस्थापन 1% से ज्यादा नहीं होता, जबकि एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री घुमाया गया। और माइकलसन व्यतिकरण मापी के रिजल्ट्स के अनुसार फ्रिंजों में विस्थापन 37% हो जाना चाहिए। तो ये दोनों रिजल्ट एक विरोधाभासी रिजल्ट, इसलिए इन रिजल्ट्स को हम कहते हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी के ऋणात्मक परिणाम, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स। सो दीज आर द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी के ये ऋणात्मक परिणाम होते हैं और इन ऋणात्मक परिणामों का कारण आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत है कि आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत में, जिसमें हमने प्रकाश का वेग c माइनस भी लिया या प्रकाश का वेग c प्लस भी, कि हम पृथ्वी के सापेक्ष अथवा ईथर के सापेक्ष प्रकाश के वेग को एक आपेक्षिक वेग ले लें, तो ये कथन ही हमारा गलत सिद्ध हुआ। तो इसके कारण हमें ऋणात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अब इन ऋणात्मक परिणामों का एक्सप्लेनेशन तो ये मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।